हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम करने वाले हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है। ये लास्ट चैप्टर होगा ज्योग्राफी का। 7th क्लास की हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएंगी इस क्लास के बाद। कल से हम 8th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट करवा देंगे। तो आज का चैप्टर होगा हमारा लास्ट, रेगिस्तान में जीवन। रेगिस्तान के बारे में आज हम जानेंगे। रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, दोनों के बारे में हम जानेंगे। वहाँ के रहन सहन, खान पान, वो वर्षा, मानसून, मौसम जो कैसा है, क्या क्या इनमें भिन्नताएं हैं और क्या क्या समानताएं हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए, हमारे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना अंत तक, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके ज़रूर जाना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अध्याय जो है 5 इसमें हम पढ़ चुके हैं, यानी कि जो जल का चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें पेड़ पौधों और पशुओं मनुष्यों के लिए जल ही जीवन है। जहाँ पर पीने के लिए जल नहीं होता, मवेशियों को चरने के लिए घास न हो और फसलें उगाने के लिए जल न हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन जीना कठिन होगा। अब हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में भी जीना सीख लेते हैं। इनमें कुछ स्थान आग की तरह गर्म होते हैं और तो कुछ बर्फ की तरह ठंडे होते हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, यानी कि ठंडा रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति और चरम तापमान होता है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं, और इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, लोग वहीं पर कृषि करने के लिए बस जाते हैं। यानी कि लोग जीने के लिए क्या करते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पर पानी मिल जाए, वहीं पर रहने लगते हैं, कृषि करने लगते हैं, अपना जीवन जीने लगते हैं। रेगिस्तान, यहाँ पर देखिए साइड में, यह एक शुष्क प्रदेश है रेगिस्तान, जिसकी विशेषता क्या है, अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान। यानी कि तापमान उच्च हो सकता है गर्म अगर होगा, और ठंडा रेगिस्तान होगा तो तापमान निम्न हो सकता है। और विरल वनस्पति, वनस्पति कम क्यों होगी, या तो तापमान ऊंचा होगा तभी वनस्पति कम होगी, क्योंकि गर्मी की वजह से वनस्पति जो है पनपेगी नहीं। ठंडा होगा तो उससे गर्माहट की कमी की वजह से होगी। इस तरह से विरल वनस्पति होती है रेगिस्तान में। पहला हम पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान कौन सा है, सहारा मरुस्थल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। विश्व का, ये देखिए, विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखिए। उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला सहारा का रेगिस्तान का पता लगाइए। यानी कि कहाँ पर है अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल, कहाँ पर है, उत्तर अफ्रीका के बड़े जो है भूभाग पर। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है? तो आप ही सोचिए, भारत का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और सहारा अकेला जो मरुस्थल है उसकी वो कितना है, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। सहारा रेगिस्तान क्या है, 11 देशों से घिरा हुआ है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, आपसे पूछ सकता है। सहारा रेगिस्तान गर्म है और ये 8 देशों से घिरा हुआ है। ये 8 देशों के नाम आप याद रखना: अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। ये 8 नाम आप याद रख लेना। रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके मस्तिष्क में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है, परंतु सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ नहीं, वरन वहाँ पर बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी जो है चट्टानी सतह वाले उत्तीत पत्थर भी पाए जाते हैं, पठार। यानी कि हम जो रेगिस्तान के बारे में बोलेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में एक छवि सी बन जाती है कि रेगिस्तान होगा तो रेत होगा, सुनसान जगह है एकदम से, और रेत ही रेत होगा, बालू रेत। लेकिन यहाँ पर क्या है, पठार हैं जो है चट्टानों से ढके हुए हैं। ये चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर क्या है, 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, यानी कि ऊंची नीची चट्टानी है। ये देखिए, आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि आज का जो सहारा रेगिस्तान है एक समय में पूर्णतः से हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से प्राप्त होता है, यहाँ पर नदियाँ और मगर पाए जाते थे। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु एवं बकरियां, सामान्य जानवर भी यहाँ पर पाए जाते थे। परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने बहुत ही इसको गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल दिया है। यानी कि यहाँ की जलवायु चेंज होने की वजह से ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। ये देखिए, सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है, यहाँ का सबसे अधिक तापमान यानी कि 1992 में कितना बताया गया है, 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है 1922 में। ये देखिए आप, कितना तापमान दर्ज किया गया है, 57.7 डिग्री सेल्सियस।
1922 में। जलवायु कैसी है यहाँ की? जलवायु के बारे में जानते हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु, यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है और यहाँ की वर्षा बहुत ही अल्पकाल के लिए यानी न के बराबर होती है। यहाँ आकाश बादल रहित और निर्मल होता है। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है। क्यों? क्योंकि खुला पड़ा है। दिन और गर्मी की वजह से भी दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और दिन के समय तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, जिससे रेत और जो नगन चट्टानें हैं वो अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। इनके ताप का विकिरण होने से क्या है, चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है और रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं। दिन के समय तापमान 50 से ऊपर जाएगा और रात के समय क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा एकदम गिर के। देखिए, रात के समय रातें अत्यधिक ठंडी होंगी और तापमान गिर करके हिमांक बिंदु लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वनस्पति, यहाँ की वनस्पति और प्राणियों के बारे में देखिए। सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में क्या है, कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया पाए जाते हैं। ये याद रख लेना आप। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान, ये देखिए मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप भी पाए जाते हैं। क्या है, कहीं कहीं पर हरित द्वीप, ये क्षेत्र है ना जो मरुधान वगैरह का, यहाँ पर आसपास क्या है, पानी होने की वजह से लोग यहाँ पर बस भी जाते हैं। ऊंट, लकड़बग्गा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू और सांपों जैसी कई जातियां एवं छिपकलियां यहाँ के प्रमुख जीव जंतु हैं। ये देखिए, वैज्ञानिकों को तो यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं, यानी कि पहले ये एकदम हरा भरा और यहाँ पर पानी भी बहता हुआ, यानी कि कोई नदी भी बहती होगी, इस तरह के इनको क्या है साक्ष्य मिले हैं पुराने। यहाँ के लोग देखिए, इनका रहन सहन, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में भी विभिन्न समुदाय के लोग निवास करते हैं। यानी कि यहाँ का मौसम इतना एकदम गर्म है, फिर भी यहाँ पर क्या है, कई समुदायों के लोग रहते हैं जो भी भिन्न भिन्न क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। ये कौन कौन से हैं? इनमें बेदुइन एवं तुआरेग भी शामिल हैं। चलवासी जनजाति वाले ये लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुधनों को पालते हैं और इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं तथा पशुओं के बालों का उपयोग चटाई, कालीन, कपड़े, कंबल बनाने के लिए होता है। और धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। भारी वस्त्र किस लिए पहनते हैं? धूल भरी आंधी और गर्म वायु से बचने के लिए। सहारा में मरुधान एवं मिस्र में देखिए नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। सहारा में जो बसने के लिए कौन मदद करता है? मरुधान। और जो मिस्र में है नील घाटी निवास करने के लिए। यहाँ जल की उपलब्धता होने के कारण क्या है, खजूर के पेड़ उगते हैं और यहाँ चावल, गेहूं, जौ और सेम जैसी कई फसलें भी उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में क्या प्रसिद्ध है? मिस्र में कपास। तेल की खोज के संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिजों में लोहा है, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम क्या है सम्मिलित है। यहाँ पर तेल जो है, तेल की खोज और जैसे उत्पाद मिले हैं ना, इस वजह से ये काफ़ी फेमस है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, इस वजह से। और यहाँ पर और भी खनिज मिले हैं, लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आ रहा है। आज यहाँ पर मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊंटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। नमक के व्यापार में ऊंटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं। तुआरेग लोग जो है विदेशी पर्यटकों के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं। ये लोगों को रास्ता दिखाते हैं तुआरेग। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्यों में नौकरी ढूंढ रहे हैं। ये देखिए आप उसके बारे में, मरुधान के बारे में जानिए। जब रेत को पवन उड़ा करके लेकर जाती है तो वहां पर गर्त बन जाती है, यानी कि ऊपर का रेत उड़ जाता है और वहां पर गर्त बन जाती है, यानी कि गहराई में गड्ढे जैसा। जहां पर गर्त में भूमिगत जल क्या है, सतह पर आ जाता है, वहां पर मरुधान बनते हैं, यानी कि अपने आप ये क्या है, पेड़ पौधे उग जाते हैं और कुछ लोग यहाँ पर खेती करते हैं, मरुधान बनते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं, यानी कि यहाँ पर पानी आ जाता है ना सतह पर, इसलिए लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ और अन्य फसलें भी उगाते हैं। कभी कभी ये मरुधान असामान्य रूप से बड़े भी हो सकते हैं। मोरक्को में टैफिलालेट मरुधान ऐसी ही एक विशाल मरुधान है जो क्या है 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। आगे देखिए हमारा ठंडा रेगिस्तान। हमने अभी पढ़ा सहारा रेगिस्तान जो कि एकदम गर्म है। यहाँ की जलवायु कैसी है? गर्म है, लेकिन फिर भी क्या है, जो तेज हवा की वजह से क्या होता है,
जो मिट्टी ऊपर की उठ जाती है, जो गर्म होती है, नीचे से क्या होता है, पानी सतह पर आ जाता है, वहाँ पर मरुधान उग जाती हैं। इस वजह से लोग वहाँ आसपास रहन सहन जो है लोग अपना जीवन जीने लगते हैं वहाँ पर पानी की वजह से। वहाँ पर फसलें उगाते हैं, पशुओं को रखते हैं और अपना जीवन आसानी से जी लेते हैं। अब ठंडे रेगिस्तान में इतनी ठंड होगी, फिर भी वहाँ पर लोग अपना जीवन कैसे जिएंगे? ये देखिए ठंडा रेगिस्तान, ये क्या है, लद्दाख। जम्मू कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के पूर्व में। ये एक ठंडा रेगिस्तान है। इस जो है इसके उत्तर में क्या है, काराकोरम पर्वत श्रेणियां और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर के अनेक नदियां बहती है, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है और ये नदियां गहरी घाटियों महाखंडों का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिम नदियां, यानी कि जैसे इसका हिम नदियां भी हैं, जैसे कि ग्रेंगी हिमानी। ये ठंडा है क्षेत्र। ये देखिए ऊपर आप पृथ्वी के ठंडे स्थानों में से एक क्या है, द्रास, लद्दाख में ही स्थित है। जो सबसे ठंडा है द्रास, नाम याद रखना आप, कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में। लद्दाख की ऊंचाई है कारगिल में लगभग 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक है लद्दाख की ऊंचाई। अत्यधिक ऊंचाई क्या है, अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है। इस ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है, जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान, यानी कि गर्मियों में दिन का तापमान कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक, यानी कि कुछ ही ऊपर जा पाएगा। और रात में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, नीचे चला जाता है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा होता है। जो सर्दियों में क्या है, ये गर्मियों का तापमान है, -30 डिग्री रात को और 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा बहुत ऊपर दिन में। सर्दियों का तापमान देखिए बर्फीला ठंडा हो जाता है और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहेगा, क्योंकि यह हिमालय केवरष्टी छाया क्षेत्र में स्थित है। हिमालय केवरष्टी छाया क्षेत्र में, यानी कि वो काफ़ी ऊंचाई पर है। अतः यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है। कितनी कम होती है, 10 डिग्री सेंटीमीटर क्या है प्रति वर्ष, इतनी कम वर्षा होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है, यानी कि सूर्य का ताप, ऊंचाई की वजह से क्या है, सूर्य का ताप भी ज़्यादा महसूस होता है और जो बर्फीली ऊंचाई की वजह से ही बर्फीली ठंडी हवाएं भी महसूस होती हैं। यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में और इस तरह से बैठे कि आपके पैर छाया में हों और आप एक साथ एक समय पर ही उष्माघात एवं तुषार उपघात का ग्रसित हो सकते हैं, यानी कि आपको एक ही समय में जलती हुई गर्मी और क्या है, बर्फीली ठंड दोनों एक साथ महसूस हो सकती हैं। इस तरह का यहाँ पर तापमान है। वनस्पति जात एवं प्राणी जात, ये देखिए यहाँ की वनस्पति और प्राणी, यहाँ पर उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल, यानी कि काफ़ी वनस्पति जो है कम है, एकदम जो बोलते हैं ना एकदम विरल, यानी कि एकदम कम वनस्पति कहीं कहीं पर उगी हुआ है ठंड की वजह से। यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी ही झाड़ियाँ मिलती हैं। घाटे में सरपति, विल्लो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। क्या देखेंगे घाटी में सॉरी। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुबानी एवं अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या मिलते हैं, सेब, खुबानी, अखरोट जैसे पेड़। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। पक्षियों देखिए रॉबिन, रेडस्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, रेवेन एवं हूप यहाँ पर पाए जाने वाले सामान्य पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं। लद्दाख के पशुओं के बारे में देखिए, लद्दाख के पशुओं में क्या है, जंगली बकरी होगी, जंगली भेड़, याक एवं विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस, खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है और याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए होता है। आपसे पूछ सकते हैं याक के दूध का उपयोग कहाँ पर होता है, लद्दाख में। किस लिए होता है, पनीर एवं मक्खन के बनाने के लिए होता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग होता है ऊनी वस्त्र बनाने के लिए, ये तो हमें बचपन से ही पता है, भेड़ के बालों का उपयोग होता है। ये यहाँ पर देखिए आप, तिरु या फिर तिब्बती, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक जो है इनके ऊन के लिए होता है, जो कि वजन में हल्का और एवं अत्यधिक गर्म होता है। शाहतूश, ये आप याद रखना, इसका शिकार होता है गर्म ऊन के लिए, यानी कि हल्की एवं गर्म ऊन। और ये आपसे कई बार जो है पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। इस चैप्टर में से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कई बार पूछा गया है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है, सरपत, विल्लो। इसको विल्लो भी बोलते हैं, ऑप्शन में आपको विल्लो भी दे सकता है और सरपत भी दे सकता है, तो आपको दोनों नाम याद रखने होंगे। क्रिकेट बनाने के लिए किस लकड़ी का उपयोग होता है, कई बार पूछ चुका है ये। जो प्रीवियस ईयर आप एग्जाम पेपर देखोगे सीटेट के, आपको ये क्वेश्चन उसमें मिलेगा।
यहाँ के लोगों का जीवन देखिए। क्या आप लद्दाख एवं तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता पाते हैं? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ एवं परंपरागत क्या है, अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित है। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं हेमिस, थिक्से, से एवं लामायुरु। ये नाम याद रखने ना, यहाँ के प्रमुख क्या है प्रसिद्ध मठ लद्दाख की। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो आलू मटर सेम सलजम की खेती करते हैं। शीत ऋतु में जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यानी कि ठंड में क्या करते हैं ये जो है और अलग अलग कार्य में, धार्मिक कार्यों में जो है बिजी रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रम करती हैं और वे केवल घर एवं खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि छोटे व्यवसाय दुकानें भी संभालती हैं। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। यहाँ की राजधानी आप याद रखना सड़क मार्ग और वायु मार्ग से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए जो है 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। क्या आप हिमालय के कुछ अन्य दर्रों के बारे में बता सकते हैं? आपसे पूछ रहा है ये थिक्से मठ का एक चित्र दिया गया है यहाँ पर। ये जो मठ बताए हैं ना, ये गर्मियों में तो क्या करते हैं फसलें उगाते हैं और सर्दियों में ठंड ज़्यादा होती है, इस वजह से कोई काम नहीं करते बल्कि क्या करते हैं धार्मिक कार्यों में अपने आप को बिजी रखते हैं। मनाली लेह राजमार्ग क्या है? 4 दर्रों से गुजरता है। मनाली आप सभी गए होंगे, काफ़ी फेमस है ठंड में घूमने के लिए गर्मियों में। रोहतांग ला, बारालाचा ला और लुंगालाचा ला एवं टंगलंग, ये 4 क्या हैं राजमार्ग हैं। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है, जुलाई से सितंबर के बीच। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप क्या है? पर्यटन है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं और गोपा दर्शन, घास के मैदान, हिमनदों की सैर, उत्सव एवं अनुष्ठानों को देखना यहाँ की प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यहाँ पर लोग क्या है घूमने के लिए आते हैं। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने क्या किया, शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीख लिया है। और जल एवं ईंधन जैसे क्या है संसाधनों की कमी के कारण, किस वजह से? जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका उपयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। यानी कि इन्होंने इतने कष्ट से जो है जीवन जिया है वो तो क्या करते हैं ये एकदम अच्छे भले प्रकार से अच्छे तरीके से संस्कारित तरीके से बोलते हैं ना आप, इस तरह से अपना जीवन जीते हैं, किसी भी चीज़ को नुकसान बिना पहुंचाए, प्रकृति को हार्म पहुंचाए बिना ही। ये था आज का चैप्टर हमारा। आप 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपको सारे क्वेश्चन जो है और प्रीवियस ईयर के जो आप क्वेश्चन साथ साथ तैयार करते होंगे तो क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आपने आज क्या पढ़ा। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एग्ज़ाम के लिए खूब मेहनत करो, पढ़ो। आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, कल मिलेंगे।